साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SK नेक्स्ट एजुकेशन में। आज हम यहाँ पर भारत के इतिहास से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं हम प्रश्न क्रमांक 1 की ओर। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, जिसे दाशराग युद्ध भी कहा जाता है, यह किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी या परुष्णी। तो इसका सही उत्तर है परुष्णी नदी पर। यानी 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। इस युद्ध में एक और कबीला और उनका मित्रपक्ष समुदाय था, जिनके सलाहकार ऋषि विश्वामित्र थे। दूसरी ओर भारत नामक समुदाय था, जिसका नेतृत्व त्रित्सु नामक कबीले के राजा कर रहे थे और उनके प्रेरक ऋषि वशिष्ठ थे। इस युद्ध में सुदास के भारतों की विजय हुई और उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप के आर्य लोगों पर उनका अधिकार बन गया। आगे चलकर पूरे देश का नाम भारत ही पड़ गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता कौन से ग्रंथ से चलता है? ऑप्शन है ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण वेद से या यजुर्वेद से। तो इसका सही उत्तर है यजुर्वेद से। यानी हिंदू धर्म में किए जाने वाले सभी कर्मकांडों का मुख्य केंद्र या ग्रंथ यजुर्वेद ही हैं। किस यज्ञ को किस विधि, क्रम और मंत्रों से किया जाना है, इसका सारा विधान यजुर्वेद से ही होता है। तो इसे अगर आप याद रखना चाहें तो य से यज्ञ और य से यजुर्वेद, ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन है राजनीति, अर्थशास्त्र, चिकित्सा या धर्म। तो इसका सही उत्तर है चिकित्सा। यानी चरक संहिता मुख्यतः काय चिकित्सा का प्रधान ग्रंथ है। चिकित्सा स्थान में रोगों की चिकित्सा से लेकर औषधि कल्पना तक का संपूर्ण विधान वर्णित है। चिकित्सा स्थान में मुख्य 30 अध्याय हैं। रसायन अध्ययन के नाम से प्राप्त इस अध्याय में रसायन औषधि द्रव्यों का नाम, रसायन सेवन के संपूर्ण विधान का उल्लेख मिलता है। आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 है, निम्न में से कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से या वैशेषिक से। तो इसका सही उत्तर है मीमांसा से। यानी कर्म सिद्धांत या कर्म के नियम का सीधा सा अर्थ है प्रत्येक कार्य का परिणाम होता है और प्रत्येक परिणाम के पीछे एक कारण होता है। बिना कारण के कुछ भी नहीं होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन है तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, हस्तिनापुर या कौशाम्बी। तो इसका सही उत्तर है अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित हैं। इस स्थान की खुदाई से विभिन्न काल की लोहे से बनी वस्तुएं जैसे भाले की नोक, तीर की नोक, चाकू, कुल्हाड़ी इत्यादि, ये सब वहाँ से मिले हैं। तो यह संकेत करता है कि यहाँ पर लौह उद्योग भली प्रकार से विकसित हुआ होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 है, वैदिक नदी कुबा यानी काबुल नदी का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? ऑप्शन है अफ़गानिस्तान में, चीनी तुर्किस्तान में,
कश्मीर में या पंजाब में? तो इसका सही उत्तर है अफ़गानिस्तान में। यानी काबुल नदी एक 700 किलोमीटर लंबी नदी है जो अफ़गानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत की संगलाक श्रृंखला से शुरू होकर पाकिस्तान के अटक शहर के पास सिंधु नदी में विलय हो जाती है। काबुल नदी पूर्वी अफ़गानिस्तान की मुख्य नदी है और इसका जल संभर हेलमंद नदी के जल संभर क्षेत्र से ऊनाई दर्रे द्वारा विभाजित होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 है, साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन है डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर गुलाब राय। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक थे, हिंदी लेखक एवं आलोचक थे। वे हिंदी में नकेनवाद आंदोलन के 3 पुरस्कारकर्ताओं में से एक थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 है, मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन है बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या रजिया सुल्तान। तो इसका सही उत्तर है इल्तुतमिश। यानी भारत में मकबरा शैली का जन्मदाता इल्तुतमिश को माना जाता है। सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने अपने बड़े पुत्र नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद उसकी याद में सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था। इसका निर्माण 1231 ईस्वी में करवाया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 है, किस शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित किया? ऑप्शन है नसीरुद्दीन खुसर शाह, मुबारक खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी या बलबन। तो इसका सही उत्तर है मुबारक खिलजी। यानी मुबारक शाह, जिसे मुबारक खान भी कहा जाता था, वह अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था। मुबारक शाह जब 17 या 18 वर्ष का था, वह 14 अप्रैल 1316 को कुतुबुद्दीन की उपाधि के साथ सिंहासन पर बैठा। उसने स्वयं को खलीफा यानी भगवान का प्रतिनिधि घोषित किया, जो उसके सिक्कों पर भी दिखाई देता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन है आलम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या रजिया सुल्तान। तो इसका सही उत्तर है इल्तुतमिश। यानी इल्तुतमिश गुलाम वंश का एक अन्य प्रमुख शासक हुआ था। इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। इल्तुतमिश ने ही दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी। इल्तुतमिश ने चांदी का सिक्का टका और तांबे का सिक्का जीतल आरंभ किया था। टका ये सिक्कों के नाम है और जीतल भी सिक्के का ही नाम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 है, सुल्तान चुने जाने के समय इल्तुतमिश भारत में किस प्रांत का गवर्नर था? ऑप्शन है लखनौती, बदायूं, सिंध या कश्मीर। तो इसका सही उत्तर है बदायूं। यानी बदायूं एक मध्यकालीन शहर और बदायूं जिले का मुख्यालय है। यह उत्तर प्रदेश के रोहिलखंड क्षेत्र में सोत नदी से लगभग 1 मील पूर्व और गंगा नदी से 27 किलोमीटर उत्तर में स्थित हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 12 है हमारा, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़ने के लिए किस राजपूत शासक ने मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया? ऑप्शन है जयपाल, मूलराज, जयचंद्र या महिपाल। तो इसका सही उत्तर है जयचंद। जयचंद ने मोहम्मद गौरी को भारत पर आक्रमण करने या पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए आमंत्रित किया। 1191 ईस्वी में
तराइन या थानेश्वर के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने फिर से आक्रमण किया और तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और 1193 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को भी मार दिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 है, मुगल वंश का छठवां शासक कौन था? ऑप्शन है जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां या दानियाल। तो इसका सही उत्तर है औरंगजेब, यानी मुहीउद्दीन मोहम्मद, जिसे आमतौर पर औरंगजेब और आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है, वह छठा एवं आखिरी सबसे ताकतवर मुगल सम्राट था। औरंगजेब ने लगभग 49 वर्षों की अवधि के लिए पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 है, महमूद गजनवी के दरबार में रहते हुए किस विद्वान ने प्रसिद्ध ग्रंथ शाहनामा की रचना की? ऑप्शन है फारूकी, फिरदौसी, तुसी या अलबरूनी। तो इसका सही उत्तर है फिरदौसी। शाहनामा या शाहनामे फारसी भाषा का एक महाग्रंथ है जिसके रचयिता फिरदौसी हैं। इसमें ईरान पर अरबी फतह सन 636 ईस्वी के पूर्व के शासकों का चरित्र लिखा गया है। खोरासान के महमूद गजनी के दरबार में प्रस्तुत इस किताब को फिरदौसी ने 30 साल की मेहनत के बाद सन 1010 ईस्वी में तैयार किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 15 है, कुतुबुद्दीन ऐबकी की मृत्यु किस तरह हुई थी? बीमारी से, युद्ध करते हुए, घोड़े से गिरकर या आत्महत्या द्वारा? तो इसका सही उत्तर है घोड़े से गिरकर। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक उदयपुर के राजकुंवर करण सिंह को बंदी बनाकर लाहौर ले गया। कुंवर का शुभ्रक नाम का एक स्वामी भक्त घोड़ा था जो कुतुबुद्दीन ऐबक को पसंद आ गया और वो उसे भी अपने साथ ले गया। एक दिन कैद से भागने की कोशिश में कुंवर शाह को मौत की सज़ा सुनाई गई और सज़ा देने के लिए जन्नत बाग में लाया गया। तो वहाँ पे ये तय हुआ कि राजकुंवर का सिर काटकर उससे पोलो खेला जाएगा। ये पोलो उस समय का खेल था। कुतुबुद्दीन खुद कुंवर शाह के घोड़े शुभ्रक पर सवार होकर अपनी खिलाड़ी टोली के साथ जन्नत बाग में आया। शुभ्रक ने जैसे ही कैदी अवस्था में राजकुंवर को देखा, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। फिर जैसे ही कुंवर शाह की जंजीरों को खोला गया तो शुभ्रक से रहा नहीं गया। उसने उछलकर कुतुबुद्दीन को घोड़े से गिरा दिया और उसकी छाती पर अपनी पैरों से कई वार किए, जिससे कुतुबुद्दीन की मृत्यु हो गई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1164 में, 1206 में, 1208 में या 1210 में। तो इसका सही उत्तर है 1206 में। यानी मोहम्मद गोरी जीते गए भारतीय प्रदेशों को अपने एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के संरक्षण में छोड़कर वापस गौर प्रदेश लौट जाता है। इसके बाद 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद गोरी के कोई संतान नहीं थी। ऐसी स्थिति में मोहम्मद गोरी द्वारा भारत में जीते गए प्रदेशों पर कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन स्थापित हो जाता है और इसी के साथ 1206 ईस्वी में भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 17 है, दक्षिण भारत में किस चोल शासक ने अपनी सर्वश्रेष्ठता स्थापित की? ऑप्शन है विजयालय ने, आदित्य प्रथम ने, राजराजा प्रथम ने या परांतक प्रथम ने। तो इसका सही उत्तर है राजराजा प्रथम ने। राजराजा चोल प्रथम चोल साम्राज्य के सबसे महान सम्राटों में से एक थे। उनके शासनकाल में चोलों का विस्तार दक्षिण भारत से आगे उत्तर में
कलिंग से लेकर दक्षिण में श्रीलंका तक फैल गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 18 है, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? ऑप्शन है तुकाराम, यहाँ पे थोड़ा सा गलत छप गया है, तुकाराम है यहाँ पे, तुकाराम, त्यागराज, नागार्जुन और वल्लभाचार्य। तो इसका सही उत्तर है नागार्जुन। है ना, नागार्जुन एक भारतीय बौद्ध दार्शनिक थे। इन्होंने शून्यता की अवधारणा को प्रतिपादित किया। नागार्जुन को एशियाई दर्शन के इतिहास में अब तक के सबसे महान विचारकों में से एक माना जाता है। कुछ दार्शनिक उन्हें स्वयं भगवान बुद्ध के बाद सबसे महान बौद्ध दार्शनिक मानते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 19 है, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की? ऑप्शन है महात्मा गांधी, सरदार पटेल, एन एम जोशी और जे.बी. कृपलानी। तो इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने सन 1918 ईस्वी में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी। अगला ये अपना अंतिम प्रश्न है 20, प्रश्न क्रमांक 20, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हैदराबाद कटिन एजेंसी के बकाया राशि के न अदा करने पर अंग्रेजों द्वारा अधिकार में कर लिया गया था और वह कब्जा 1947 तक कायम रहा? ऑप्शन है बरार, रायपुर, उस्मानाबाद, उत्तरी सरकार। तो इसका सही उत्तर है बरार। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा और हमारा यूट्यूब चैनल है SK नेक्स्ट एजुकेशन। अगर आप इसी प्रकार के और वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।